सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। प्रातःकालीन कक्षा में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप लोग स्वस्थ प्रसन्न घर में सपरिवार होंगे। पिछली कक्षा में बेटा हम लोगों ने पाठ 3 तक अध्ययन किया। पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता, पाठ 2 क्या था, असल धन, और तीसरा अच्छे पड़ोसी के गुण, है ना। ज्ञान सागर अभ्यास दोनों हम लोगों ने बराबर बराबर कर लिया। अब आइए आज से पुनः एक नए पाठ का आरंभ करते हैं। वो क्या है, दोपहरी कविता। किसके द्वारा लिखी गई है, शकुंत माथुर, है ना। तो आइए अब हम लोग कविता के बारे में देखें, समझें और विचार करें। जैसा कि ये कविता हमने बताया कि ये दोपहरी जो है, अब ये विचार करने वाली बात है कि ये दोपहरी कौन सी दोपहरी है। तो ये ना ही जाड़ा का और ना ही बरसात का, है ना। ये दोपहरी जो है वो कविता जैसा कि प्रारंभ ही करेंगे तो प्रारंभ में ये समझ में आ जाएगा कि ये गर्मी की दोपहरी का है ना। तो और वो भी गर्मी कैसा कि प्रचंड गर्मी की दोपहरी का वर्णन कवि ये शकुंत माथुर ने किया है। और ये कविता के माध्यम से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने, समझने और संवेदना महसूस करने का मौका मिला है ना। तो ये प्रचंड गर्मी की दोपहरी का वर्णन जो है कवि ने बहुत ही संवेदनशील रूप में किया है। अच्छा, एक बात बेटा आप लोगों को बता दें कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में 12 मासा जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक एक महीने का वर्णन, जिसमें कि आप लोगों को ये अनुभव करने का, समझने का ये मौका मिला होगा कि गर्मी का कौन सा महीना होता है। खास करके ये आपका जो कि अभी चल रहा है, मई जून के महीने में प्रचंड गर्मी रहती है और लू चलता रहता है ना। तो ये जो कविता है सो उसी समय के प्रचंड गर्मी का वर्णन कवि ने बहुत ही मर्म स्पर्शी और संवेदनापूर्ण ढंग से किया है। चलिए हम लोग अब कविता के अंतर्गत ये गर्मी की दोपहरी में प्रवेश करते हैं, है ना। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी, है ना। तो क्या, जैसा कि मैंने बताया ही कि कौन सी दोपहरी, गर्मी की दोपहरी। दोपहरी आप लोग समझ रहे हो, जो कि ये दोपहर का समय है ना। और उसमें भी क्या, तपे हुए नभ के नीचे, नभ आकाश होता है, तो ये नभ भी कैसा है, तपा हुआ अर्थात गर्म आकाश, है ना, के नीचे काली सड़कें तारकोल की। ये तारकोल जो होता है वो आप लोग बेशक देखे होंगे सड़कों पे, ये इसी से सड़कों की मजबूती के लिए ये काले रंग का होता है और इसको गर्म करके पिघला करके और वो सड़कों पे बिछाया जाता है, ठीक है ना। तो वो समझ लीजिए कि उसका कैसा है, वो अंगारेसी जली पड़ी थी। यहाँ अंगारेसी उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अंगारा किसको कहते हैं, अंगीठी का जलता हुआ कोयला, है ना। तो
वो कैसा प्रतीत हो रहा है? अंगारेसी जली परी थी। सड़क कैसा प्रतीत हो रहा है? अंगारे के समान। ठीक है। अब सड़क के बाद देखिए आगे कवि किसका वर्णन कह रहा है? छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हूँ अकाल के ज्यों अवतार। ठीक है। छां जली थी पेड़ों की भी। यहाँ ये देखने वाली बात है बेटा कि इस प्रचंड गर्मी का पेड़ों पे क्या असर हुआ है? छां जली थी पेड़ों के भी, पत्ते झुलस गए थे। पत्ते झुलस गए थे यानी पत्ते जो थे वो जल करके सूख गए थे, है ना। तो पेड़ों का काम है क्या? फल देना, छाया देना, है ना। परंतु इस प्रचंड गर्मी के कारण पेड़ों के जब पत्ते ही झुलस गए हैं तो फिर झुलस गए हैं अर्थात वो झुलस करके, और अंत में क्या होता है? पत्ते की सूखने के बाद पत्ते की परिणति कि वो सूख करके गिर जाते हैं, है ना। तो फिर जब पेड़ों में पत्ते ही नहीं रहेंगे तो फिर छाया देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो इसलिए कवि का कहना है कि छां जली थी पेड़ों के भी, पत्ते झुलस गए थे। पत्ते नहीं रहने के कारण पेड़ों से छाया की कल्पना मुश्किल है। उसके बाद ये देखिए कि तब वो पेड़ कैसे प्रतीत हो रहे थे? नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हूँ अकाल के ज्यों अवतार। यहाँ भी बेटा उपमा अलंकार है, कंकालों से, है ना। तो कैसे? नंगे नंगे दीर्घकाय। तो यहाँ पेड़ों को नंगे नंगे क्यों कहा गया है? यानी पेड़ों में जब फूल, फल और पत्ते कुछ भी नहीं हो तो वो पेड़ कैसा लगेगा? वो नंगे नंगे दीर्घकाय, दीर्घकाय जिसका कि लंबा और तगड़ा होता है ना। तो ये वृक्ष जो है वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? कंकालों के समान। कंकाल आप लोग जानते हैं ना, किसको कहते हैं? स्केलेटन, जो कि देखने पे कितना डरावना होता है ना, भूत की कल्पना। तो उसी तरह से वही कह रहा है कि वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? लंबे और तगड़े वृक्ष कंकालों के समान खड़े हैं, है ना। और वो कैसा लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? हूँ अकाल के ज्यों अवतार। अकाल का मतलब समझते हो ना? भूखमरी, है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर कि भूखमरी यानी खाने पीने का साधन जहाँ नहीं रहता है, वहाँ यानी खाने पीने के अभाव में कोई भी जो इंसान, सजीव चीज जो भी है, वो कैसा प्रतीत होता है? जिसका कि अंदर अंदर का उसका हड्डी पसली सब दिखाई देता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि वो पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो अकाल के अवतार हों। ठीक है। यानी वो ठूंठ के समान बस सिर्फ पेड़ ही खड़ा है, बिना फल, फूल और पत्ते का। चलिए, अब सड़क, उसके बाद पेड़। अब उसके बाद देखिए कि उस दोपहरी में आगे किसके बारे में कवि का ध्यान गया है? एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था, घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गरम पीठ पर, भाग रहा वह तारकोल की अंगीठी के ऊपर से। ठीक है ना। अब जो यहाँ आगे वर्णन किया गया है किसके बारे में? कि एक अकेला तांगा। तांगा समझते हो? आप लोगों ने देखा है, जिसको कि घोड़ा गाड़ी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बेटा उसको टमटम भी कहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा नहीं होगा
या हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा होगा, लेकिन हाँ आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, हम लोगों ने भी उसे देखा है। और गांव वगैरह में तो खास करके ये पहले जो था सो यही साधन होता था, जिसमें कि एक घोड़ा रहता था और उसके बाद उसको जो चलाने वाला जो होता था उस तांगे को, उसको क्या कहते हैं, कोचवान कहते हैं, है ना। तो एक वो जो तांगा था दूर दिखाई दे रहा था और उसमें वो जो घोड़ा था, वो घोड़ा कैसे चल रहा था, कोचवान की काली सी, है ना, काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। वो कैसे घोड़ा बढ़ता था, वो कोचवान जो था उसकी चाबुक थी कैसी, काली सी, है ना। और वो काली सी जो थी वो घूम घूम जो बल खाती थी, सर्प सरीखी, यहाँ भी सर्प सरीखी उपमा अलंकार है। तो वो इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो आप लोगों ने चाबुक, जिसको चाबुक को ये क्या कहा जाता है, हंटर, आप लोगों ने देखा है ना, जो जिससे कि लगाने पे ये टीवी वगैरह के सीरियल, अब तो खैर वो समय गया, लेकिन हाँ टीवी वगैरह के सीरियल वगैरह में आप लोगों को वो हंटर देखने का मौका मिला होगा, है ना। तो वो जिससे लगाते हैं तो वो लगने वाले की पीठ का वो तो अपना निशान छोड़ देता है या चमड़ी उधेड़ देता है। तो उसी तरह से वो चाबुक है, और जो कि किस तरह से कोचवान चला रहा है, घूम घूम कर वो जाता है सांप के समान। सांप देखे हो ना, वो सीधे नहीं, वो इस तरह से ऐसे ऐसे चलता है। तो इसी तरह से वो जो लहरा रहा है कोचवान, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, सांप के समान। और तब वो बेदर्दी से यानी बेरहमी से पड़ती थी, कैसा घोड़ा भी जो है वो कैसा, दुबले घोड़े, ठीक है ना, कि गरम पीठ पर, उसका पीठ भी है वो गर्मी से गरम है, और वो घोड़ा भी बेचारा है वो दुबला पतला है। यानी वो खुद से ऐसे में सोचा जा सकता है कि वो बेचारा घोड़ा कितना असहाय लाचार है, जो कि उसे चलने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी वो कैसे बढ़ रहा है, उस कोचवान की बेरहमी से लगाए जाने वाले चाबुक के बल पे वो बढ़ रहा है। कैसे भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर, अंगीठी जैसा कि कहना कि वो गरम आग का, तो उस पर वो तारकोल का जो सड़क है उस पे वो बेचारा घोड़ा भी दौड़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए कि कवि का ध्यान कहाँ गया है और किसके बारे में बताया है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा, है ना। अब ये आगे की जो 5 पंक्तियां हैं, इसमें कवि किसकी ओर, ग्रामीण, गांव में रहने वाला जो होता है उसको ग्रामीण कहते हैं, है ना। तो ये एक ग्रामीण का वर्णन किया है। वो भी बेचारा इस दोपहरी में क्या है कि कभी एक ग्रामीण कैसे जा रहा है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, धरे कंधे पर लाठी, है ना। लाठी समझ रहे हो, ये पहले की कविता है बेटा। और पहले जो लोग करते थे गांव में, तो खास करके कि जो भी कुछ सामान उनको ले जाना होता था, तो वो एक गठरी जिसको कहते हैं कि एक कपड़े में अपने सामान को बांध करके, और तब उसको एक डंडे के सहारे उसमें डाल करके, और तब वो कंधे पे उसको टांग लेते थे, जिससे कि वो कैरी करने में वो भारी ना लगे, है ना। तो वो ग्रामीण जो दिखाई देखिए ये कितना मार्मिक वर्णन इसमें, और बिल्कुल सही है ना। तो वो ग्रामीण जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कैसे जा रहा है इस दोपहरी में, डंडे में के सहारे। वो कौन सी गठरी है, सुख दुख की गठरी, सुख दुख की, यानी यहाँ पे
यहाँ पे उसकी मजबूरियों को, उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाया जा रहा है, दर्शाया गया है ना। तो सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, ये भारी ध्यान देने वाली बात है कि ये भारी गठरी भी है और लेकर के वो, और तब इसमें यानी वो चलने के लिए वो मजबूर है ना। उसके बाद देखिए, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, गांव की आत्मा, कि हमारा देश जो है वो भारत कृषि प्रधान देश है ना। और किसान जो है वो, उसका कार्य अति महान होता है, क्योंकि यदि किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो फिर हम सारे लोग, जगत के सारे लोग भूखे प्यासे रह जाएंगे, है ना। तो कहा जा रहा है कि उतना महान उसका कार्य है, फिर भी वो ग्रामीण जो है वो उसकी स्थिति जो होती है सो अति दयनीय होती है। यानी एक ग्रामीण के माध्यम से कवि हमें उस ग्रामीण परिवेश की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है। उस ग्रामीण के जूते जो हैं वो कैसे हैं, फटे हुए जूते, और उसमें से झांक रही थी गांव की आत्मा, यानी हमारा गांव कितना गरीब है ना। इस चीज की कल्पना करने वाली और ध्यान देने वाली बात है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, यानी इस मजबूरियों के बाद और वो जिंदा रहने के लिए कठिन जतन यानी प्रयास में वो पांव आगे बढ़ाया जाता। जैसा कि मैंने बताया कि कठिन जतन में यानी ये उसकी मजबूरी है कि इस प्रचंड गर्मी और धूप में उसे आगे जाना ही जाना है। किस लिए? जिंदा रहने के लिए, यानी अपनी जीविकोपार्जन हेतु परिश्रम के लिए इस भीषण गर्मी में उसे बाहर निकलना ही है। अब उसके बाद देखिए कि फिर आगे कवि किसकी ओर हमारा ध्यान ले जा रहा है। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। अब आगे ये कवि का ध्यान पक्षियों के, यानी ये पूरा वर्णन जो है वो ग्रामीण गांव का ही है ना। घर की खपरेलों के नीचे, ये खपरेल आप लोग समझ रहे हो, अब तो प्रायः गांव में होता था कि ये खपरे का बना हुआ जो घर उसको खपरेल कहते हैं, और जिसमें आगे जो होता था वो गोल गोल तरह से वो उस तरह से बनाया हुआ रहता था कि जिसके सहारे पानी निकलता था और ये ठंडा होता था। लेकिन अब गांव में भी वो स्थिति नहीं है, लेकिन है ना, क्योंकि वहाँ भी पक्के का ही छत अब देखने को मिलता है। तो ये वर्णन जो है वो पहले का, और वो तो घर की खपरेलों के नीचे उस घर में, और पहले का जो घर होता था एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि घर में के बीच में आंगन होता था और चारों ओर से वो जिसको कि कहते हैं वो ओसारा तरह से, और तब उसके बाद घर होता था। चलिए तो फिर वही चीज़ कर रहे हैं कि आंगन में वो जो धूप है उस धूप से बचने के लिए ये पक्षी जो हैं वो कहाँ छिप रहे हैं, उड़ती छिपती उड़ रहे थे, छिप रहे थे कहाँ, वो खपरेलों के अंदर जो वो थोड़ा सा जगह जो उन्हें मिल रहा था जिसमें कि महसूस कर रहे थे उसमें वो छिप रहे हैं। और कैसे? दो चार चोंच खोल, मुंह खोल करके। आप इस चीज़ को ध्यान दिए हैं या नहीं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी चिड़िया, और ख़ास करके ये कुत्ते को भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो गर्मी से परेशान होता है तो वो मुंह खोल करके और तब सांस लेता है। इसी तरह से चिड़िया की भी स्थिति भी होती है कि वो जब बहुत अधिक गर्मी से परेशान होता है तो वो मुंह खोल करके वो उसमें आराम महसूस करता है। तो इस तरह से ये चिड़िया भी जो है वो अपने सांस लेने के लिए और इस तरह से वो प्रयास कर रही है। अब चलिए बेटा, आगे का एक अनुच्छेद जो है ये अगली कक्षा में मैं इसको
अगले कक्षा में मैं इसको समाप्त कर दूंगी। और अब तक हम लोगों ने जिस पे पढ़ा है उसको मद्देनजर आप लोग इसको थोड़ा विचार कीजिएगा कि वाकई ये किस मार्मिक, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये महसूस करने वाली चीज़ है। तो गृह कार्य के रूप में आप लोग इस कविता को सुंदर से लिख लीजिएगा और कठिन शब्द इसमें जो भी आए हैं उसको आप लोग रेखांकित करके और लिख करके शब्दार्थ के साथ फिर उसे याद कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।